हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th फिजिक्स में इकाई फर्स्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पूरा बेसिक समझेंगे। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी आपके सिलेबस में है, और 11th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल रूप से कोई इतना बेहतरीन नहीं पढ़ाएगा प्यारे बच्चों, जो मैं बेसिक से लाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखा करिएगा, और जो भी आपका डिमांड रहेगा आप अपने आधार पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा बेसिक चर्चा करना पड़ेगा। जैसे विज्ञान है, विज्ञान है क्या प्यारे बच्चों, तो दुनिया की कोई भी वस्तु हम देखते हैं और उसके बारे में एक सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, वही हमारा विज्ञान है। जैसे आपके सामने कोई पौधा है, पौधे कैसे बड़े होते हैं, इनमें भोजन का निर्माण कैसे होता है, इनमें पानी का संचार कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, ये समस्त अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका विज्ञान कहलाएगा। कोई भी उपकरण रखा हुआ है, उपकरण में कैसा कार्य होता है, विद्युत का संचार कैसे होता है, या जनरेटर में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, इसका अध्ययन भी ये क्या है, विज्ञान है। मनुष्य है, मनुष्य में भोजन का संचार कैसे होता है, अंगों का निर्माण कैसे होता है, अंग में कौन से तत्व हैं, कौन से तत्व आवश्यक हैं, रोग किस प्रकार से उत्पन्न हो गया, रोग के वाहक कौन है, रोग के कारण क्या है। तो दुनिया का कोई भी चीज, यानी कुल मिलाकर के प्रकृति में जो भी आपको दिखाई दे, चाहे प्राकृतिक वस्तुएं हों या उनमें होने वाली घटनाएं हों, उनका जब हम अध्ययन करते हैं और एक व्यवस्थित सुसंगठित अध्ययन करते हैं, तो वो विज्ञान कहलाता है। यानी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को हम जब क्रमबद्ध रूप से उनके प्रेक्षणों को या प्रयोगों से सुव्यवस्थित प्राप्त करते हैं, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। समझ में आया। आप लोग पढ़ते आए हो 9th में कि सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। लेकिन 11th क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना दिया गया कि प्रकृति में जो हमारे आसपास प्रकृति प्रदत्त यानी भगवान द्वारा बनाया गया, जो मानव ने नहीं बनाया, वो प्रकृति है। और प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं, जैसे पेड़ पौधों को हम नहीं बना सकते, ये प्रकृति का दिया हुआ है। पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं, उनमें भोजन का संचार भी स्वतः होता है। मनुष्य का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता, ये प्राकृतिक चीजें हैं। तो इनमें होने वाली परिघटनाओं का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित हम यदि अध्ययन करते हैं, तब वो क्या कहलाता है, विज्ञान। तो ये परिभाषा आपको लिखना है। प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं की क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की एक शाखा भौतिकी है। जीव विज्ञान, रसायन, ये सब के सब विज्ञान की शाखा। इसी प्रकार भौतिकी भी एक क्या है, विज्ञान की शाखा है। तो भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब घटना कैसे, जैसे प्यारे बच्चों, पृथ्वी जो है किसके चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। अच्छा, पृथ्वी के भी कोई चक्कर लगा रहा है, हाँ, चंद्रमा लगाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ऐसे उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। सूर्य किस प्रकार से अस्त होता है, किस प्रकार से पृथ्वी में उदय होता है, ये जो है प्राकृतिक घटनाएं हैं। इनका यदि हम अध्ययन करेंगे, वो भौतिक के क्षेत्र में होगा। इतना ही नहीं, पृथ्वी एक किस प्रकार से चुंबक की भांति कार्य करता है, कोई भी चुंबक है उसका उपयोग क्या है, वो कैसे कार्य करता है, किसी भी लोहे को हम किस प्रकार से चुंबक बना सकते हैं, ये सब घटनाएं हैं ना। विद्युत उत्पादन कैसे करते हैं, ये सब भौतिकी के अंतर्गत आता है। तो भौतिकी विज्ञान की क्या है, शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, या द्रव्य ऊर्जा और उनकी अंतरक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। समझ में आया। भौतिकी में हम प्रकृति में होने वाली परिघटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। छोटी छोटी चीजें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब स्टार्टिंग है ना यार, आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। यदि आप 9th क्लास में या 10th क्लास में अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, तो फिर आपको 11th में भैया अच्छे तरीके से पढ़ना है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, समय का अभाव था या समझदारी नहीं थी, लेकिन आप 11th क्लास में आ गए, एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट कहला रहे हैं आप, तो आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं द्रव्य। अच्छा, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव्य क्या है, पदार्थ है। द्रव्य क्या है, पदार्थ है, और द्रव क्या है, पदार्थ का ही एक माध्यम है, प्रकार है। तो द्रव्य क्या है, एक पदार्थ होता है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वो द्रव्य कहलाता है। कोई भी वस्तु आपको दिखे वो द्रव्य हुआ। जैसे बुक रखा है, ये द्रव्य है,
ये पेन है, ये द्रव्य है, पानी है द्रव्य है, गैस है द्रव्य है। तो द्रव्य में ठोस द्रव गैस तीनों आते हैं, ठीक है। ठोस तो पता ही है, ठोस में आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। द्रव की बात करें तो इसमें प्यारे बच्चों आकार निश्चित नहीं रहता किंतु आयतन निश्चित होता है। क्योंकि आकार क्यों निश्चित नहीं होगा, आप पानी को किसी बर्तन में रख दो, उसको उठाकर दूसरे बर्तन में रख दो, तो आप बर्तन बदलते जाओ, द्रव का आकार भी क्या होता है, बदलता जाता है। और गैस में प्यारे बच्चों ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, मतलब दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। द्रव की बात करें, द्रव में क्या होता है प्यारे बच्चों, आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक। अब बात कर लेते हैं भौतिकी की शाखाएं। भौतिकी की शाखाएं में हम दो प्रकार की शाखाओं का अध्ययन करेंगे, एक चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा जो है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत का मतलब क्या होता है, जो हम 1900 ईस्वी के पूर्व अध्ययन करते थे उसे हम चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। और आधुनिक भौतिकी जो 1900 ईस्वी के बाद यानी अब हम अध्ययन करते हैं उसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी को दो भागों में बांटा गया है, एक चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा प्यारे बच्चों आधुनिक भौतिकी। आधुनिक मतलब 1900 के बाद, यानी जो अब हम पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं उसे बोलेंगे आधुनिक भौतिकी, और 1900 ईस्वी से पूर्व जो था उसे हम बोलेंगे चिरसम्मत भौतिकी। चलिए, जिसमें पहला है चिरसम्मत भौतिकी का पहला प्रकार है प्यारे बच्चों यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या है, सबसे पुरानी शाखा है। इसमें क्या करते थे कि कोई भी वस्तु अत्यंत धीमी गति से गतिमान है तो उनका यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो यांत्रिकी के अंतर्गत आया। अब देखो इसका नाम रख दिया गया, अपने से नहीं आया। जैसे हम कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंतर्गत क्या क्या गुण है इससे लेन देन नहीं है, उसका एक नाम रख दिया जाता है और फिर उसके अंतर्गत हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि एक गांव है, गांव का हम नाम रख दिए, एक मोहल्ला है उस मोहल्ले का नाम रख दिए, फिर उस मोहल्ले में कौन कौन व्यक्ति रहते हैं वो अलग मैटर रखता है। इसी प्रकार से हम एक समूह बना दिए, यांत्रिकी एक समूह बन गया, उसके अंतर्गत कई सारे वस्तुएं होंगे, लेकिन वो किस प्रकार की वस्तुएं होंगी, जो धीमी गति से गतिमान होती है। यानी ऐसी वस्तुएं जो धीमी चाल से गतिमान होती है, यदि उनका अध्ययन कर रहे हैं तो उनको यांत्रिकी के अंतर्गत रख दिया गया। यानी भौतिकी की एक पुरानी शाखा यांत्रिकी है जिसके अंतर्गत धीमी चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं और बोल दिया जाए बुद्धि परीक्षण के आधार पर इनको डिवाइड कीजिए, तो बुद्धि परीक्षण के आधार पर जिनका बुद्धि थोड़ा हाई होगा 10 बच्चों को अलग कर दिया, फिर कम वालों को 10 बच्चों को अलग कर दिया, फिर कम वालों को 10 बच्चों को अलग कर दिया। लेकिन इनमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, ग्रुप का नाम देना पड़ेगा ना। इसी प्रकार भौतिकी है, बहुत सारे वस्तुएं हैं, अब सबका यार एक साथ कहना गलत बात है। यदि उनको व्यवस्थित कर दिया जाए तो उनका अध्ययन भी आसान हो जाएगा, उनको समझना भी आसान हो जाएगा। जैसे आपके ही विद्यालय में 1 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं, 1 से लेकर 12 तक के बच्चे, यदि एक साथ सबको बैठा दिया जाए क्या पढ़ाना आसान होगा? नहीं होगा ना। तो फिर क्या करते हैं, क्लास वाइज अलग। यदि मैथ और बायोलॉजी के स्टूडेंट को एक साथ कर दें तो ना मैथ तो बायोलॉजी को समझ में आएगा और ना बायोलॉजी वालों को मैथ समझ में आएगा। तो फिर मैथ वाले स्टूडेंट को अलग कर दिया जाता है, बायोलॉजी वाले को अलग कर दिया जाता है, ताकि वो अपना अपना विषय अच्छे तरीके से समझ सके। ऐसे ही भौतिकी में भी है, इन शाखाओं को अलग अलग क्यों रखा गया? ताकि इनका अध्ययन करना आसान हो, ताकि इनका अध्ययन सुचारू रूप से कर सकें। तो यांत्रिकी में हम उन्हीं वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो धीमी चाल से गतिमान होती हैं, उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। चलिए, दूसरा है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या होगा? ऊष्मा से होने वाली संबंधित जो भी है ना अवधारणा होंगी उनका हम अध्ययन करेंगे। कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा और ताप से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वो ऊष्मागतिकी कहलाता है। आप बिल्कुल, आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मैं अपने भाषा में समझा रहा हूं, आप भी अपने भाषा में लिखें। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत रट्टा नहीं मारना होता। यदि आप इसको समझ लेते हैं, और हाँ, केमिस्ट्री की ही लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा नहीं है कि देसी लैंग्वेज पे आप शुरू कर दो लिखना, ऐसा नहीं होता। आप अपनी भाषा, जैसे मैं बता रहा हूं कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा और ताप में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे कहते हैं ऊष्मागतिकी। यानी ऊष्मागतिकी, ऊष्मा की गति, ऊष्मा की गति, ताप की गति। अब ये ऊष्मा और ताप की गति कब होगी? जब किसी भी क्रिया में भैया ऊष्मा के द्वारा क्रिया का संचालन होगा, ताप के द्वारा क्रिया का संचालन होगा, तो कुछ न कुछ तो प्राकृतिक घटनाएं घटित होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऊष्मा
गतिकी। प्रकाशिकी क्या है? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी प्रकाश से होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे नाभिकीय विखंडन हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया, इनमें सब प्रकाशिकी के अंतर्गत आते हैं, समझ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रिज्म में आपका वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, ये सब के सब क्या है? प्रकाशिकी है। यानी प्रकाशिकी के अंतर्गत क्या कहलाता है कि प्रकाश से संबंधित होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे। प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। यदि आप दर्पण ले लो, प्रकाश किरणें उस पर टकराएगी तो लौटने लगेगा, वो परावर्तन कहलाता है। 10th क्लास में आप पढ़ के आ रहे हो कि परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सबको पता है प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, सबको पता है। समझ में आया? चलिए, विद्युत चुंबकत्व आगे देखें। यह भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। यानी चुंबकत्व से संबंधित अध्ययन करेंगे, उसे हम विद्युत चुंबकत्व जो भौतिकी है वो कहेंगे। चलिए आगे देखें फिर बच्चों, आधुनिक भौतिकी। जो मुख्य रूप से हैं उनको समझना जरूरी है, इनको रट्टा नहीं मारना है। ये बेसिक रूप से आप समझ लीजिए कि ये आपके भौतिकी में इनके भाग हैं, बाकी ये पेपर में इनकी परिभाषा कभी नहीं पूछी जाएगी, इतना आप नोट डाउन कर लो। तो आधुनिक भौतिकी किसे कहते हैं? 1900 ईस्वी के बाद, 1900 ईस्वी के बाद जो भौतिक है प्यारे बच्चों उसे बोलेंगे आधुनिक भौतिकी। समझ में आया? 1900 ईस्वी के बाद जो भी भौतिकी है उसे बोलेंगे हम आधुनिक भौतिकी। इसके प्रकार है, मुख्य रूप से 3-4 प्रकार आपको तैयार करना है। सापेक्षिकता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत तीव्र चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। यांत्रिकी में प्यारे बच्चों धीमी चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन सापेक्षिकता के सिद्धांत में तीव्र गति से या तीव्र चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो यांत्रिकी में धीमी चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन वहीं पे हम सापेक्षिकता के सिद्धांत की बात कर लें तो वो जब तीव्र चाल से वस्तुएं गतिमान होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी देखें, इसके अंतर्गत सूक्ष्मतम कणों, आधुनिक भौतिक के सिद्धांतों, प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत। परमाणु भौतिकी क्या है? इसके अंतर्गत परमाणु संरचना एवं परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत परमाणु संरचना एवं परमाणुओं के गुणों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार पहले बच्चों नाभिकीय भौतिकी की बात करें तो इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय क्रियाओं का जो भी अध्ययन करेंगे वो नाभिकीय भौतिकी कहलाएगा। ठोस अवस्था भौतिकी, इसके अंतर्गत क्रिस्टलीय पदार्थों के अर्धचालकों एवं मिश्र धातुओं के गुणों का उपयोग तथा अध्ययन किया जाता है। अच्छा, ठोस जब आप पढ़ोगे 11th क्लास में चैप्टर 5 में भी ठोस पढ़ाया जाता है कि ठोस 2 प्रकार से होता है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। फिर क्रिस्टलीय ठोस को भी 4 भागों में बांटा गया है, आयनिक है, सहसंयोजिक है, आणविक है और धात्विक है। ये ठोस जो है आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे और 12th क्लास में आप चैप्टर 1 में पढ़ोगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो। तो परमाणु भौतिकी समझ में आ गया कि परमाणु की संरचना, कोई भी पदार्थ होगा परमाणु से निर्मित होगा, परमाणु से मिलकर बना है, तो परमाणु की संरचना कैसी होगी प्यारे बच्चों, परमाणु के अंदर क्रिया कैसी होती है, इनके गुण क्या है, इनका अध्ययन करेंगे, परमाणु भौतिकी कहलाएगा। और नाभिक, नाभिक परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक में पता है प्रोटॉन आपका क्या क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो इनके गुणों का अध्ययन करेंगे। तो नाभिकीय भौतिकी, नाभिक में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था में ठोस वस्तुओं का या अर्धचालक, अर्धचालक कैसे बनाते हैं कि जैसे आप एन टाइप को पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक है ना, आप पढ़े होंगे, ये नहीं पढ़े तो समझ लीजिए। समूह जब आपका 13, 14, 15 को लेकर चलें तो 14वें समूह में जब आप 13 को मिला दें तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, और 14वें समूह में 15 समूह के तत्व को मिला दें तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो एन टाइप पी टाइप के अर्धचालक हम बात कर लेंगे आगे, लेकिन ठोस अवस्था भौतिकी किसे कहेंगे, यानी ठोस वस्तुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ जिसका अध्ययन करेंगे हम ठोस अवस्था भौतिकी कहेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो का समापन होता है और पूरे टॉपिक बाय टॉपिक आपको मैं समझाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।